नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज बता दें कि दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर आज उपस्थित है। 500 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है इस खास मौके पर। साथ ही साथ आज मंदिरों में भी जो 7 और अन्य मंदिर हैं उन मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखे गए। तस्वीरें सीधे आपको अयोध्या से दिखाते हैं, श्री राम जन्मभूमि से वो तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे श्री राम जन्मभूमि से, जहां रामलला के दर्शन करते हुए सीएम योगी की तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही थी और किस तरीके से नतमस्तक होकर के आराध्य प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे सीएम योगी। आपको बता दें आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और जो राम दरबार है वहां पर चल रहा है और 101 जो आचार्य हैं जो काशी से है, अयोध्या से, वो आकर के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज वहां पर प्राण प्रतिष्ठा को वहां पर करा रहे हैं। इस धार्मिक अनुष्ठान को वहां पर संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। वहां पर इसके बाद जो प्रसाद होगा, आरती होगी, प्रसाद बांटा जाएगा। तमाम वहां पर जो एक आज का जो दृश्य है अपने आप में एक अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है और साक्षात वहां पर ऐसा लग रहा है कि अयोध्या नगरी में आज भगवान श्री राम खुद अपने परिवार के साथ, माता सीता के साथ वहां पर उपस्थित है। एक और बात आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस है और इस मौके पर आज वो मुख्य अतिथि भी है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीएम योगी को उनके जन्म दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी जुड़ेंगे स्क्रीन पे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? जी, आज हम बताना चाहेंगे, आज यहाँ पर जो है असित फाउंडेशन का चतुर्थ महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का एक आयोजन होने जा रहा है, जहाँ पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की रजनी तिवारी भी आने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पर आई नहीं, उनका 12 बजे का समय था। शूटिंग का इस समय आने वाला समय अभी 12 बजे का यहाँ पर समय था, तो ये तो यहाँ पर नहीं पहुंची है और इसका कहीं ना वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ तो यहाँ असित फाउंडेशन की एक महिला, उनसे बात है। तो ये क्या है पूरा, क्या है पूरा? इधर नहीं है, इधर। ये बच्चे और महिलाएं आपस में काफी और पता नहीं चलता। आज में हम लोग पता नहीं और अपना
आज यहाँ पर कौन आने वाली है, क्या क्या भैया तुरंत दरवाजे में। आज हमारी भारतीय थी उसके लिए मैं ये जो उस चीज का राजनीति मान कर कितनी देर में आने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? बस अभी कुछ देर में आने वाली है और अगर भी जैसा मैडम बताया है कि यहाँ पर उस सीधा राज्य मंत्री जी का कार्तिक से रहा है और वो अभी कुछ जगह यहाँ पर आने वाली है। जब तक हम को यहीं पर रोकते हैं, यदि समय रहा तो हम हो सकता है उनको लाइव लाइन पर ले लें, लाइव वो आ जाएंगे, जब तक हम यहीं पर लाइव कर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, फिर से जुड़िएगा जब वो आती है तो उनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चौधरी शहनवाज जुड़े हुए हैं हमारे साथ अमरोहा से। अमरोहा से कौन सी बड़ी खबर है चौधरी? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से दो बड़ी खबरें हैं। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अमरोहा के जो कूलर का जो गोदाम है उसमें एक भीषण आग लग जाती है। और आग लगने से जो है वो आग जो है एक भयंकर रूप अपना लेती है, जिसके बाद जो है वहाँ गोदाम में रखी जो है लगभग 1 करोड़ रुपए का जो कूलर और जो पंखे थे वो जो है राख में तब्दील हो गए हैं। और जिसके बाद जो है ये घटना जो है वो रात 1 बजे की घटना थी, जिसके बाद जो है तत्काल जो है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची और जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। लगातार जो है चार चार गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद हुई, जिसके बाद जो है वो आग को जो है क्या नाम है आग को काबू पाया। जिसके बाद जो है लगभग ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का जो है वो जो गोदाम स्वामी है उससे भारी नुकसान हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर यह है अखंड, लगातार जो है गांव ग्राम प्रधान जो है वो साफ सफाई को लेकर जो है ग्राम वासियों में जो है वो आक्रोश भरा हुआ है, जिसको लेकर जो है हमने एक विजुअल भी बनाए थे। जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों की जो है काफी शिकायत के बाद जब हम वहां पहुंचे तो देखा तो वहाँ की जो नालियां हैं, ना ही ग्राम प्रधान जो है वहाँ की नालियों की साफ सफाई कर रहे हैं। रोड है जो मस्जिद के लिए रोड जाते हैं, मस्जिद के पास जो रोड निकलते हैं उस स्थानीय मस्जिद नमाज पढ़ने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से जो वो रास्ता जो है वो लगातार सभी जो मेन रास्ता कहा जाता है उस रास्ते के बाद जो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राम प्रधान से शिकायत के बाद भी जो है वो अपनी जो है ग्राम प्रधान अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। ये जो मामला है वो शहर नगरी थाना क्षेत्र के जो ग्राम गलसुआ है ये उसका मामला बताया जा रहा है, जहां पर जो लगातार ऐसी शिकायतें कई बार शिकायतें हो चुकी है ग्राम प्रधान की, लेकिन ग्राम प्रधान जो है इस शिकायत के बाद भी जो है वो किसी तरह के जो है वो शिकायत का निस्तारण नहीं करते हैं। हालांकि आज गांव के लोगों ने जो है फोन करके IBC न्यूज 24 जो उन्हें फोन करके बुलाया था और फोन करने के बाद जब हमने वहाँ की हकीकत को जाना देखा तो वहाँ पे जो है ना कोई साफ है ना कोई सफाई है, जिसको लेकर के जो लोग परेशान है। कई बार इन्होंने धरना भी दिया था। देखने की बात यह है कि ऐसे ग्राम प्रधान जो है इन पर जो है कब कार्रवाई होगी, कब ऐसे व्यवस्थाओं को कब सब सफाई को लेकर जो है इसको जो है काम को जो है अंजाम देंगे। जी आखिर शहनवाज, जो प्रधान जी हैं प्रधान जी का नाम क्या है और कम से कम IBC के दर्शक जाने तो कि प्रधान जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि लोग उनकी शिकायत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों से शिकायत करें उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कि अब चैनलों का रुख करना पड़ रहा है लोगों को। और हमारे चैनल को उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस तरीके की समस्या है, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम से कम उनका नाम तो जाना जाए, कम से कम पूरा देश प्रदेश देखे तो कि कौन से ऐसे महाशय हैं जो ग्राम प्रधान जी हैं जो अपने कंधों पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी है उसका ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या नाम है, कम से कम उनका नाम बताइए जरा, हमारे दर्शक जाने। आखिर जो प्रधान है, जो मौजूदा प्रधान है वो जो है उपरांत प्रधान है, जो मौजूदा इस वक्त प्रधान है। लेकिन इसके बाद भी जो है लगातार हमने कई बार फोन भी किया ग्राम प्रधान को, हमने वहां जाने से पहले भी फोन किया, लेकिन फोन भी रिसीव नहीं कर पाते। ये अब इससे अंदाजा लग सकता है कि ये लोग जो है ग्राम प्रधान कितने चीफ मिनिस्टर है कि आप अगर आपको लोग फोन कर रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं, ना फोन उठाने की आपको जहमत नहीं उठा रहे हैं। कम से कम जो पूछ रहा है कम से कम उसका जवाब दे दें। किस लिए? क्या आपको अपने घर के अंदर की गंदगी के बारे में इत्तला करने के लिए फोन कर रहे हैं क्या वहां के स्थानीय निवासी?
आप अपने घर की सफाई के लिए तो फोन नहीं कर रहे हैं, जो समस्या है उनकी उसके लिए फोन कर रहे हैं। और अगर आपके पास फोन करेंगे तो किसके पास फोन करेंगे? सीएम ऑफिस फोन करेंगे क्या वो? कि सीएम ऑफिस आकर के वहां पे ग्राम प्रधान की जो जिम्मेदारी, उसका निर्वहन, उसका जो साफ सफाई की जिम्मेदारी वो सीएम ऑफिस आकर करेगा क्या? ये ऐसे लोग क्या जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा आपने कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई की नहीं? अगर ऐसा उनका तरीका है कि लोगों का फोन तक नहीं उठाते हैं तो क्या कार्य करवाते होंगे? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है वहां पर, कि जनता शिकायत करे उसके बाद भी कोई मतलब नहीं है। अगर जिस तरीके से मैंने सबसे पहले वहां से जाने से पहले जो है, जो ग्राम प्रधान, मौजूदा प्रधान है इस वक्त नौशाद है, और मैंने उन्हें फोन किया, हालांकि वो फोन रिसीव नहीं कर पाए। इसके बाद मैंने कई कॉलें उनको किए हैं, लेकिन फोन तक का रिसीव नहीं कर पाए। ऐसे में ये लगता है कि ये किस तरीके से अपनी गांव का जो जिम्मेदार लोग है, किस तरीके से ये जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे, किस तरीके से लोगों की ये समस्या सुन रहे होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जो ग्राम प्रधान होता है, वो ग्राम प्रधान जो है इसलिए चुना जाता है ताकि लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण करे, उनकी समस्याओं को हल करे। ऐसा नहीं है कि वो ग्राम प्रधान को बना दिया गया है, वो सारी जो है, ना ही कोई ग्राम प्रधान इस चीज की जिम्मेदारी को समझे कि भाई हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता। लेकिन ये ग्राम प्रधान का, मैं आपको वो विजुअल भी दिखाना चाह रहा था। आखिर जिस तरीके से वो जो गाँव में जो विजुअल है, ताकि वो जो गंदगी बसी हुई है, लगता है कि कितने समय हो गया है कि जो गाँव की जो नालियां है, निर्माण है कराया है, वहां पे जो उन नालियों का जो कोई भी मतलब साफ सफाई पर जो है ध्यान नहीं दिया है। हालांकि इस तरीके से ये लगता है कि नौशाद जो ग्राम प्रधान है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अखंड। तो बिल्कुल, अगर अगर इस तरीके की मनमानी करने के लिए उनको ग्राम प्रधान लोगों ने चुना था क्या, कि यही मनमानी करेंगे वो? उम्मीद किस लिए आपको ग्राम प्रधान चुना है लोगों ने? गांव की जनता ने ग्राम प्रधान आपको इसलिए चुना था कि आप उनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण करेंगे, निस्तारण करेंगे। क्या उनको समस्याओं में और डालेंगे? इसलिए थोड़ी ना आपको चुना है। फोन तक उठाने की अगर आप जहमत नहीं उठाते हैं तो कम से कम ऐसे जो प्रधान जी हैं उनके खिलाफ अधिकारियों से पूछिएगा कि क्या कोई कार्रवाई है, कि आम जनता लगातार फोन कर रही है, समस्या बता रही है, उसका समाधान करने का भी टाइम नहीं है उनके पास, तो क्या सीएम ऑफिस से फोन लगाया जाए? जरूर पूछेगा अधिकारियों से। और अगर ऐसा है तो आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है या क्या करेंगे, इस पर भी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन पूछिएगा जरूर उन जिम्मेदार अधिकारियों से कि एक ग्राम प्रधान जिसके कंधों पर गांव के विकास की जिम्मेदारी है, वो जनता का फोन तक नहीं उठाता है, जहमत ही नहीं उठाता है कि वो फोन करे उसको उठा ले। समस्या का तो समाधान करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन फोन तक उठाने की जहमत वो नहीं उठा पा रहे, तो उनके खिलाफ या कोई आपने कार्रवाई की? अगर किसी ने शिकायत की है तो क्या कार्रवाई की है, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज, तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। बताइए शहनवाज, कुछ कहना चाह रहे, बताइए। एक सवाल ये है अखंड, क्या नाम, जिस तरीके से अब लगता है कि बकरा ईद का जो त्योहार है वो करीब है, और 2-3 दिन जो है वो 7 तारीख की ईद बताई जा रही है, जिस तरीके से जो है गांव में जो है ग्राम प्रधान का काम होता है कि साफ सफाई को लेकर, लेकिन उस ग्राम प्रधान का अगर आपको विकास दिखाया जाए तो आप इस तरीके से सोचेंगे कि लगता है कि ग्राम प्रधान जो है किस तरीके से ये अपनी जो है मनमानी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जो है तीर त्योहारों को लेकर जो है साफ सफाई का एक अभियान भी चलता है, लेकिन ये जो है ग्राम प्रधान लगता है कि सदियों हो चुके हैं, बरसों हो चुके हैं, इस तरीके की कोई भी साफ सफाई का जो है इस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी अगर अब बिल्कुल शहनवाज, क्यों ध्यान देंगे? क्योंकि उनको लगता है कि जनता ने जो उनको चुन करके दिया, उनके ऊपर एहसान किया है उन्होंने खुद जनता के ऊपर, तो क्यों वो तो मनमानी करेंगे ही ना। जिस जनता ने उनको चुन करके उस पद पे बैठाया है, तो उनके हिसाब से तो लग रहा है कि जनता के ऊपर उन्होंने एहसान किया है। शायद यही कारण है कि उन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। लोग अगर फोन कर रहे हैं तो उठा नहीं रहे हैं। अगर समस्या है तभी आपको लोग फोन कर रहे हैं। और बकरीद जैसा एक त्योहार है तो आपको कम से कम समझना चाहिए कि साफ सफाई का विशेष इंतजाम होना चाहिए, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो ग्राम प्रधान के कंधों पर होती है, और वहां के लोग, स्थानीय निवासी जो हैं वो आपसे ही उम्मीद करके बैठे हैं। लेकिन आप हैं किसी और उम्मीद में बैठे हुए हैं और शायद कहीं पर आराम से सो रहे होंगे। ठीक है शहनवाज, जरूर पूछिएगा। हमारे साथ एक छोटा एक बच्चा है, हम इससे बोलेंगे, अच्छा आपके यहाँ जो ग्राम प्रधान है, तो ग्राम प्रधान लगता है कि तुम्हारे ये कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं? साफ सफाई तो करते नहीं है। देखिए आखंड, ये बच्चा है, हालांकि इसको भी इतनी जानकारी है, लेकिन ये गंदगी का जब इंसान जब ढल जाता है तो उसको लगता है कि यही सब कुछ है। अब देखिए शहनवाज, अब देखिए बच्चे हैं, समर्थक हैं या जानने वाले हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन कुछ भी है, अगर वहां की जनता वहां पे बार बार इस चीज की गुहार लगा रही है कि बकरीद आ रही है, उसके लिए साफ सफाई अभियान चलाना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए, तो कम से कम प्रधान जी को इस बात की जिम्मेदारी और एहसास होना चाहिए कि उनके कंधों पर भी कोई जिम्मेदारी है। आज 5 तारीख है और बकरीद 7 तारीख को है, तो ऐसे में आज का दिन तो निकल चुका है। अब अगर वो लगाएंगे तो भी अलग विषय है, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उनको जनता की समस्याओं को दूर करना चाहिए। फिलहाल
बच्चा हो या कोई समर्थक हो या विरोधी हो, वो अलग विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि जो जो जरूरत की चीज है, जो जनता चाहती है, जनता के हित की बात है, उसका जरूर उनको ख्याल रखना चाहिए और जो समस्या है उसको दूर करने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, अखंड रायबरेली की सबसे बड़ी तस्वीर एक निकल के कल सामने आई है, वो मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस तस्वीर में देखते हुए बहुत कुछ बयां कर रहा है कि अगर ऐसे वीवीआईपी, क्योंकि वीवीआईपी के नाम से रायबरेली हमेशा जाना जाता है और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रिप्रेजेंट इन रायबरेली ऑफ लोकसभा, तो वैसी रायबरेली को रायबरेली रमणीय बनाने जो नारा है यहाँ पे जगह जगह, आपको जब रायबरेली आप आएंगे तो जैसे लखनऊ में हम जाते हैं तो वहां दिखता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, तो वैसे रायबरेली में अब एक स्लोगन चल गया है और एक नारा बनाया गया है, अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली। तो उसको ये तस्वीर किस तरह बयां कर रही है, जरा हम कहेंगे एक बार हमारे आउटपुट के पास अगर वो तस्वीर है तो प्लीज प्ले करें, क्योंकि जिस तरीके से अखंड तस्वीर में आप सीधे देख रहे होंगे, सामने बैरिकेटिंग है, वहां पे नेम प्लेट चल रहा है, डिस्प्ले चल रही है, वो एनएचआई का बोर्ड है, वहां पे जो स्पीड ओवर स्पीड का होता है तो उसका भी बोर्ड और सीसीटीवी हाइट है। और ये प्रयागराज टू लखनऊ हाईवे है और सूबे के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पंचवटी आवास भी थोड़ी ही दूर पे था, जहां पे वो बोर्ड था वहीं पे उनका आवास है, उसका नाम है पंचवटी। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो तस्वीर है ये सिविल लाइन चौराहे की मेन तस्वीर है, सारस चौराहे की, और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं सिर्फ मतलब 30 मिनट रेन इज कमिंग ऑफ इन उत्तर प्रदेश विल बी यस्टरडे। देन ये जब बारिश हुई तो बारिश के बाद जिस तरीके का कंडीशन हुआ है, आधे घंटे की बारिश में अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली बहती नजर आ रही है। अब आप यहाँ के नगर पालिका को कहेंगे या यहाँ के जो सूबे के मंत्री हैं उनको कहेंगे या यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बात करने जाएंगे, तो किसी से बात करने जाएंगे इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। किसी मंत्री के पास जाएंगे, मंत्री अपनी लेटर पेड पर तुरंत जारी कर देंगे, फला को आदेश कर दिया है मैंने। विधायक के पास जाएंगे, विधायक कहेगा मैंने फला को आदेश कर दिया है। और नगर पालिका के पास जाएंगे, नगर पालिका कहेगा अरे मैंने अपने अध्यक्ष को बोल दिया है, ईओ कहेंगे मैंने उनको बोल दिया है। तो ऐसे अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली की ये तस्वीर है और इस तस्वीर से आईबीसी 24 बस इतना दिखाना चाहता है, जिस रायबरेली को आप अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली कहते हैं उसकी तस्वीर आप देखिए और बाहर जाके फिर आप कहिए कि ये रायबरेली अपनी रमणीय रायबरेली है या नहीं है। तो ये इसकी तस्वीर है और जिस तरीके से ये तस्वीर आधे घंटे की बारिश में रोडों पे आप देख रहे हैं कि घुटने भर पानी भरा हुआ है, कैसे दर्शा रहा हो। नगर पालिका अगर बात करें तो महिला जिला अस्पताल रोड है जो है डीएम आवास को भी जाता है, वही रोड जो है शहर के अंदर घंटाघर भी जाता है, वहीं पे लैंप लगा रहा है और उसी के लैंप के सामने एक खंबे लग रहे हैं, बड़े अच्छी डेकोरेशन हो रहा है, अच्छी बात है, रायबरेली को सजाया जा रहा है। लेकिन वहां पे उस रायबरेली के उसी लैंप के खंबे में एक बोर्ड भी लगा हुआ है सर्कल होकर के और उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली। हर जगह ये बोर्ड आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि डीएम हर्षराम माथुर ने इसको नारा दिया है और जिले के सारे अधिकारी, मैं हमेशा आपसे चर्चा करता हूं तो कहता हूं कि ये बड़ी अच्छी पहल है, बनना भी चाहिए और बन भी रही है कहीं हद तक। मैं नहीं कहूंगा, लगभग 50% अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली बना, लेकिन 100% रायबरेली को इंदौर को कॉपी करना चाहिए, रायबरेली को भोपाल से कॉपी करना चाहिए, रायबरेली को मध्य प्रदेश के, ऐसे बहुत सारे शहर हैं हमारे यहाँ और हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई जगह हैं जहां को आप कॉपी वहां से करिए, वहां से बनाइए। लेकिन ये तस्वीर दर्शा रही है कि इस समय अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली को आप किस तरीके से, जो आला अधिकारी बैठे हैं, जो नगर पालिका में बैठे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, जो विपक्ष के नेता बने बैठे हैं, ये तस्वीर अगर आपका प्रोटोकॉल होता और कोई मंत्री विधायक यहां से जा रहा होता तो क्या वो रुक करके इस तस्वीर को देखता? नहीं। क्यों? क्योंकि
मीडिया का काम है, मीडिया दिखाएगी तब वो संज्ञान लिया जाएगा। तब फिर जनरेटर लगेगा, पंपिंग सेट लगेगा, फिर नाला साफ होगी, नाली साफ होगी। वैसे 24 घंटे अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण बचाओ, ये चलता है, वो चलता है। और जिस तरीके बकरीद के उसमें बारिश का मौसम, इस तरीके से ये नगर पालिका ने हाल कर रखा है पूरे शहर का। और ये तो सिर्फ आधे घंटे की बारिश है। आधे घंटे के बाद अगर शायद 1 घंटे 2 घंटे बारिश हो जाए तो बूढ़ा आ जाए पूरे रैवली में। जी अखंड, सॉरी। सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की, देखिए ऐसा है ना कि जनता की भारी डिमांड होगी नगर पालिका के सामने, नेता विपक्ष के सामने, कि उनके लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जाए, उनके लिए बोटिंग की व्यवस्था की जाए। तो सोचा कि आधे घंटे की बारिश हुई है तो इसी को पानी ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि लोग इसी में स्विमिंग भी कर लें और बोटिंग भी कर लें, उसका भी लुत्फ उठा लें। इन लोगों को कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। देश में इतने वर्षों तक एक बहुत बड़ी पार्टी ने राज किया है, सत्ता में रही है, रायबरेली के विकास के लिए क्या कुछ किया है वो भी देखा गया। मौजूदा मंत्री जी उन्होंने क्या किया है वो भी देखा गया है। नगर पालिका क्या करती है वो भी इस तस्वीर में दिख रहा है। सारे के सारे लोगों की जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा जखीरा, कहते हैं, अगर सबको जोड़ लिया जाए तो कितना ज्यादा वो रायबरेली के विकास के लिए चिंतित है, ये तस्वीरें उस साफ तौर से दर्शाती है। एक उदाहरण आपने कई लोगों, इंदौर का आपने जिक्र किया, मैं आपको बताता हूं कि जब यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती आई, लखनऊ की स्थिति बहुत अलग थी। 2007 से 2012 के बीच लखनऊ के विकास ने एक अलग, कहते हैं कि इबारत लिखी, एक अलग रूप दिखा लखनऊ में। फिर जब अखिलेश यादव की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो वहां पर भी लखनऊ का विकास अलग हो गया। मतलब 5-5-10 साल। और आज सीएम योगी है यहाँ पर, लगातार उनका भी 8 वर्ष कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास हो रहा है। मतलब अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 18 वर्षों में लखनऊ अगर कोई आता है तो देखता है कि हम कहाँ पर आए हैं, कितना साफ सुथरा है। और अगर बात करें तो पिछले 5-6 साल के अंदर ही अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो चुका है। आज जाकर के अयोध्या में जाकर के कोई देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि अयोध्या नगरी में क्या है, वहां पर अयोध्या का किस तरीके का कायाकल्प है, विकास है। गोरखपुर में जाकर के कोई देखेगा तो भी समझ में आएगा, सैफई में भी जाके जो देखेगा उसको भी समझ में आएगा कि सैफई में किस तरीके का विकास किया गया है। लेकिन इतने बड़े पद पर, देश की सत्ता जिसके हाथ में चाबी थी, वहां पर अगर इस तरीके से वोटिंग के लिए और क्या बोलते हैं स्विमिंग के लिए इस तरीके से तैयारियां की जा रही है कि जो नालियां हैं वो लबालब भरी हुई हैं, कोई मतलब नहीं है। नगर पालिका के पास सरकार पैसा फंड देती है, उस फंड का क्या करते हैं भगवान जाने। मंत्री जी वहां से हैं, उन्होंने वहां के विकास के लिए ना जाने कौन सी योजना चला रखी, किस तरीके से वहां पर पानी भरा हुआ है। और तीसरी चीज, स्लोगन देने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्लोगन आए हैं, इस स्लोगन का कोई मायने मतलब नहीं है। आइए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे ही अगर वहां पर रायबरेली के लिए कि रमणीय रायबरेली, तमाम ऐसी चीजें जो स्लोगन है, तो स्लोगन जो बनाए जाते हैं वो सबको पता है कि लुभाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जनता को लुभाइए मत, लोग जनता को गुमराह मत कीजिए। जो जनता की जरूरत है उसको पूरा कीजिए। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है जनता के हित के लिए, जनता के विकास कार्यों के लिए। और अगर आप उससे ही दूर रख रहे हैं अपने जनता को तो आपका कोई मायने मतलब नहीं है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद भी हैं और मंत्री हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बताइए इंद्र। अगर मुझे लगता है गोरखपुर और अयोध्या में और जो और भी उत्तर प्रदेश की जो और भी जिले हैं, जो संसाधन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे दे रखा है, वो संसाधन यहाँ के नगर पालिका के पास मुझे लगता है नहीं, शायद इसी वजह से ये हाल है। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं कि सीएम पूरे प्रदेश का होता है, लखनऊ का नहीं होता, गोरखपुर का नहीं होता, अयोध्या का नहीं होता, रायबरेली का नहीं होता। सीएम पूरे प्रदेश के लिए है। और सीएम की जो टीम में लोग काम कर रहे होते हैं, सभी के लिए जो फंड एलोकेट होता है, जितने भी नगर निगम बने हुए, नगर पालिका बनी हुई है, जो चेयरमैन है यहाँ पर या महापौर है, वो अपने अपने हिसाब से फंड की बात करते हैं। और जहां पर नगर निगम है तो वहां पर खुद पैसा आता है, वहां की जनता के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए, वहां के कल्याण के लिए। लेकिन सबको पता है, नाली में जनता का जो पैसा गाड़ी कमाई है, टैक्स के रूप में जाती है सरकार के पास, तो सरकार उन साधनों से व्यवस्था कराने के लिए काम करती है, लेकिन लोग उस पैसे को गड्ढे में ही डाल देते हैं, इसी तरीके से पानी में बहा देते हैं। कई पैसे ऐसे आते हैं इंद्रवीर, इसी ड्रेनेज सिस्टम के लिए। आप निकलवाइएगा, उस पर खबर करिएगा, 100% आप लगातार अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आते हैं और जनता से जुड़ी खबर लाते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप यकीन मानिए, आप इस ड्रेनेज का केवल एक आंकड़ा निकलवाइएगा, खर्चा कितना हुआ, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जो सरकार के जो पैसे आते हैं उसका दुरुपयोग कैसे होता है। जब बरसात आती है तो उसके लिए किस तरीके से फंड आते हैं कि हाँ यहाँ इस तरीके की चीजें हो गई, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सीएम पूरे प्रदेश का होता है, चाहे वो बसपा सुप्रीमो रही हो तब भी,
चाहे वो समाजवादी पार्टी के समय अखिलेश यादव जी रहे हो तब भी, और आज चाहे रहे हो योगी आदित्यनाथ जी, सभी सीएम पूरे नहीं, देश के जितने सीएम है नहीं, पूरे कल्याण के लिए काम करते हैं। बताइए। मेरा ये सवाल आपसे था कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा आपसे सवाल था कि मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में और अयोध्या में या और भी जो हमारे अच्छे जिले हैं वहां पे जो यंत्र दे रखे हैं वो शायद नगर पालिका रायबरेली में नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि वहां नेता प्रतिपक्ष बैठा है, तो इसलिए उनसे वहां का फंड छीन लिया हो या ऐसा कुछ कर दिया, इसलिए यहाँ की नालियां बदबजा रही है, यहाँ के इसलिए रोड बदबजा रहा है, हो सकता है इसलिए। तो आपने कहा जैसे सूबे के मुख्यमंत्री है, तो मुझे अगर इस लिहाज से देखा जाएगा तो आपको एक चीज बताते हैं, फिर ये बहुत बहुत अगर आपने इस पे कोट किया है तो इसको बताने के लिए और जनता को जानना चाहिए कि इस देश पर जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद जो विपक्ष में है, उसने कई वर्षों तक राज किया, और रायबरेली और अमेठी ने क्या दिया है सबको पता है। इस देश के सबसे महत्वपूर्ण पद को दिया है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर रायबरेली में इस तरीके की स्थितियां हैं, अगर हम उसको वर्ल्ड क्लास शहर नहीं बना सके तो देश का ही तो कम से कम एक अच्छा मेट्रो सिटी तो बना सकते थे। मैं कुछ दिन पहले भी रायबरेली गया हूं इंद्रवीर, मुझे आज तक देखकर नहीं लगता कि अगर किसी पार्टी, अगर एक मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश में जिसकी सत्ता हो, जिसकी चाबी जिसके पास हो पूरे देश की, उसके लिए एक जिला बहुत छोटा सा जिला होता है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उसके उदाहरण कई सारे हैं। बसपा सुप्रीमो थी तो उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, अखिलेश यादव आए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना, सीएम योगी आए तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। लेकिन रायबरेली से लखनऊ के लिए कौन सा एक्सप्रेस वे है जो पिछले 60-65 वर्षों में बनाया गया? नहीं बनाया गया। ऐसे सवाल एक दूसरे पर जो भी राजनीतिक दल है खड़े करते हैं। जैसे कल हाल में एग्जाम्पल दिया, जब प्रयागराज में भगदड़ हुई थी, वहां पर जिस तरीके से मौतें हुई थी उसको लेकर के जब सवाल खड़े किए गए थे, तो जो यही विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था और वो बार बार कह रहा था कि सीएम योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेंगलोर में छोटी सी जनता एक एक जीत, आईपीएल का मैच जो टीम जीती है उसके लिए जब टीम एकत्रित होती है तो उसमें 11 लोग की दुखद मौत हो जाती है और वो लोग कहते हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो हर एंगल से राजनीति है। बीजेपी के राज में कोई घटना घटेगी तो वो विपक्ष एक साथ एक सुर में आवाज उठाएगा। अगर जो कांग्रेस के राज में या किसी और अन्य राजनीतिक दलों के राज में कोई घटना घटेगी तो बीजेपी आवाज उठाएगी। यही हाल रहा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जिस तरीके से एक राष्ट्रीय चैनल पर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के गाली गलौज हुई दोनों में आपस बीच में, कुछ दिनों पहले जब विधानसभा का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे उपेंद्र तिवारी जी, उनकी भी मां को बहुत अशोभनीय और बहुत गंदी गंदी बातें बोली गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा। ये शुरुआत हुई थी। दूसरी बार अभी थोड़े दिन पहले डीएनए को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए कितने बड़े बढ़िया शब्दों में पोस्टर लगाए गए थे और मीडिया सेल, बकायदा मीडिया सेल पे पोस्ट किया गया था। उसके बावजूद उसका किसी पार्टी का विरोध, किसी राजनीतिक दल ने विरोध किया नहीं किया गया था। लेकिन आज वही जब खुद पर आया है तो सारे लोग एक साथ एकजुट होकर के उस पर खड़े होकर के बोल रहे कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। फिर शुरुआत हम करते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमने किया तो आप भी करोगे, आपने किया तो हम भी करेंगे, वही वाला हाल है। इसलिए राजनीति करने से बढ़िया है, और अगर एक दूसरे पर आरोप लगाने हैं तो आरोप लगाइए, पर जनता के हित के लिए, जनता जो परेशान हो रही है कम से कम उससे निजात दिलाइए। जनता किस लिए आपको इसलिए आपको टैक्स देती है कि इसी तरीके रायबरेली की सड़कों पर वो एक घुटने तक पानी भरते हुए जाएगी, टहलते हुए, घूमते हुए। क्या किया वहां पर आप लोगों ने रह करके, चाहे वो नगर पालिका हो या मंत्री जी हो या फिर कांग्रेस की सरकार, क्या किया इतने वर्षों में उन्होंने? कि अगर इस तरीके से अभी भी जनता बदहाली की शिकार हो रही है वहां पर, ऐसे ही नालियां बजबजा रही है वहां पर, कैसे काम चलेगा ऐसे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इंद्रवीर ये सारी चीजें हैं, जनता सब जानती है और इसी को देख करके समझ करके जनता वोट देती है अपना। जब उसको मौका मिलता है ना तो वोट की चोट देती है वो, और जब वो चोट देती है तब तक समझ नहीं, तब 5 साल तक बाहर रहते हैं। और इस बार भी ऐसा ही मौका आएगा, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जितने भी जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा, जनता ने उसके हित का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगी और अपनी वोट की चोट से ऐसी चोट देगी ना, कल्पना नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अधिकारी से जरूर पूछिएगा कि जो विकास का पैसा आता है क्या बहाने के लिए आता है, क्या कि विकास कार्यों में लगाने के लिए आता है? इतना जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है?
बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो अखंड पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तहसील अगर मानी जाती है तो बस्ती जनपद में हरवैया तहसील है। फिलहाल हरवैया तहसील से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। फिलहाल आपको बता दें कि एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच में एक मारपीट का मामला है। फिलहाल अधिवक्ता के ऊपर एक आरोप लगा है कि अधिवक्ता जैसे ही एसडीएम साहब गाड़ी से उतरते हैं तो अधिवक्ता उनको थप्पड़ मार देते हैं और वहां से तुरंत फरार हो जाता है। फिलहाल लगातार ये मामला देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी बात की जाए तो सुबह से लगातार वहाँ पे अधिकारी और उनके साथ पुलिस के जो लोग हैं पूरे वहाँ पे जुटे हुए हैं। पूरे छावनी में तब्दील है। कहीं ना कहीं जो वकील के जो लोग हैं उनका जो संगठन है बार काउंसिलिंग के लोग, कहीं ना कहीं वो लोग एकजुट हो चुके हैं और वो लोग वहां पे बैठ के कोई रणनीति की तैयारी की जा रही है, बैठक की जा रही है कि आगे उसमें क्या किया। फिलहाल आपको बता दें एसडीएम साहब ने ये साफ कहा है कि हमने कि जो अभी कुछ दिन पहले जो है किसी मुकदमे में एक जो है पैरवी होने के कारण जो है अधिवक्ता साहब नाराज थे और उन्होंने नाराज होने के कारण शायद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब इसमें उन्होंने जो है पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस लगातार उसमें जांच भी कर रही है। अब जांच के आधार पर जो पुलिस उसमें जो मुकदमे कार्रवाई है वो कर रही है। फिलहाल एसडीएम साहब ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं अगर जब जो अधिवक्ता जिसके द्वारा मारा गया उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मेरे द्वारा ऐसी कोई घटना नहीं की गई है। अब सबसे बड़ी चीज अगर बात यह थी कि इसमें अधिवक्ताओं ने साफ कह दिया कि मैं एडमिट हूँ, हॉस्पिटल में हूँ और जो एसडीएम साहब है वो कह रहे हैं कि जो अधिवक्ता भी मारा है। अब ये देखना होगा कि जो जांच इसमें होती है क्या इसमें किस तरह के क्या पहलू आते हैं, किस तरीके से क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी ये सारी चीजें संशय है। फिलहाल अब पुलिस अपनी जांच करेगी, उसके बाद ही जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो जो पुलिस उस आधार पे करेगी। अखंड जितेंद्र, सवाल है कि देखिए एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे होते हैं एसडीएम, और अगर कुछ तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आरोप वो लगाएंगे, वो भी अधिवक्ताओं के खिलाफ। पहली चीज, दूसरी तरफ अधिवक्ता भी अपनी बात पे सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की स्थितियां पैदा कैसे हो जाती है? बहुत बड़ा सवाल ये है कि वहां पर अधिवक्ताओं के साथ इस तरीके की बदतमीजी हो जाती है, या एक एसडीएम एक अधिकारी के साथ इस तरीके की बदतमीजी हो जाती है। क्या मामला इस तरीके से दूर पकड़ता जाता है? कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब इस तरीके के मामले आते हैं तो कार्य बहिष्कार तक की बातें आती है, वकील एकजुट हो जाते हैं। कई बार ऐसे मामले देखे, जज के चैम्बर में भी देखने को मिला किस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई थी। बाद में पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर के बहुत दिनों तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन की बात होती रही। लखनऊ में भी ऐसी पुलिस के साथ ऐसी खबरें आई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक एसीपी को कोर्ट के अंदर कुछ वकील गाली गलौज कर रहे थे और उनको वहां से उन्होंने बदतमीजी के साथ वापस भेज दिया। देखिए, ये आचरण है, और आप अगर आपके पास आचरण, आप कोर्ट में है, न्याय के मंदिर में है, और अगर इस तरीके से आप अभद्रता करेंगे, चाहे कोई भी हो, और अगर एसडीएम अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों को जिम्मेदारी समझते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष को छूट मिलनी चाहिए, किसी एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो लगातार ऐसे मामले आते जा रहे हैं, अधिवक्ता आरोप लगाते जा रहे हैं और आरोप के बाद इस तरह घटना घटती है तो कहते हैं इनको गिरफ्तार करिए, इनको बर्खास्त करिए। तो अपनी बातों को लेकर के इतना उग्र क्यों हो जा रहा है समाज कि या तो एसडीएम उनकी बात नहीं सुन रहा है या एसडीएम की बात वो नहीं सुन रहे हैं? तो क्या एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो राजनीति की तरह अब अधिवक्ताओं और अधिकारियों के बीच में भी, चाहे वो पुलिस महकमे के हो या फिर तहसील परिसर के लोग हों, क्या इस तरीके की जो लगातार बातें आ रही, क्या इसका कोई हल नहीं निकालना चाहिए ऊपर लेवल तक? अखंड कहीं ना कहीं ये भी साफ तरह से जिस तरह से एसडीएम साहब ने ये बात कही है कि मुकदमे में पैरवी के लेके हुआ है तो ये साफ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। क्या मुकदमे में वकील साहब अगर हार गए हैं तो उन्होंने हार का गुस्सा वकील जो है एसडीएम साहब पे उतारा है? कहीं ना कहीं सवाल ये अभी भी खड़ा है क्योंकि एसडीएम ने साफ साफ ये बात कहा है कि मुकदमे की वजह से ये इस तरह की घटना हुई है क्योंकि तहसील परिसर के अंदर जिस तरीके से एसडीएम साहब गाड़ी से उतरते हैं तत्काल मारा जाता है, थप्पड़ मार के तुरंत वहां से जो है वकील साहब चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निशान तो सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। फिलहाल जांच पुलिस कर रही है, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो जिस वकील साहब ने वहां मारा है कहीं ना वो पूर्व में जो है वकील बस्ती के जो है अध्यक्ष में रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है क्या वो उनका साफ जिस तरीके से कहना हुआ है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इस तरह की घटना नहीं की है। तो अब सीसीटीवी कैमरा या जो भी पुख्ता सबूत होंगे उसके आधार पे अब ये देखना होगा क्या जो है एसडीएम इस बात पे अपने सही उतरते हैं या वकील ने जो घटना की है वो सही है। अब ये देखना होगा, दोनों तरफ से दोनों पहलू है। अब दोनों सिक्कों की वजह जो पुलिस जांच करेगी उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, करनी भी चाहिए, दोनों महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू, और दोनों को इस तरीके से जांच करनी चाहिए, और जो सच में दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं कि किसी को कोई थप्पड़ मार दे या उसके साथ अभद्रता करे, या फिर किसी अधिकारी को उसके पास इस तरीके का अधिकार नहीं कि वो किसी वकील के साथ अभद्रता करे। जो भी पहलू हो जांच के बाद सही आना चाहिए, और जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
बिना कार्रवाई के ये मसला सुलझने वाला नहीं है। अगर तमाम जगहों पर ऐसी बातें लगातार देखने को मिल रही है कि चाहे वो जज से भिड़ जा रहे हो, चाहे वो एसडीएम परिसर में इस तरह की घटना करी हो, तहसील में हो या फिर कोर्ट में हो, हर जगह की तस्वीरें आई हैं और देखिए उसके बाद किस तरीके से स्थितियां बिगड़ जाती हैं। हालात काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता है, फिर उसके बाद पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग होने लगती है। तो जो भी लोग इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच सही होनी चाहिए और जांच के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंच करके जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या हाल चाल है? कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी नमस्कार। विश्व पर्यावरण की आज दिवस है। आज मैं नई दिल्ली में हूँ, देश की राजधानी नई दिल्ली में आज मैं मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में लगातार देश मनाता हुआ नजर आता है और आज एक ग्रीन नेचर दिखाई देता है, इसी समक्ष आज एक यहाँ जानकारी मिली, एक गणेश की फाउंडेशन चलाई जाती है एक युवा द्वारा। आज उस युवा के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती कन्या जो है कि माध्यमिक विद्यालय में लगभग सैकड़ों लोगों को वृक्ष बांटकर विश्व पर्यावरण की एक ग्रीन एनर्जी को एक ग्रीन नेचर को बनाने की एक कवायद की गई, जिसमें लगातार यह देखा जा रहा है और देखने को मिल रहा है जिस तरीके से युवा लगातार सक्रिय हुए हैं जो है कि नेचर को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात देखने को मिल रही है। जिस तरीके से, और आपको पता ही होगा, जिस तरीके से नई दिल्ली में और दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में प्रदूषण का जो भार रहता है लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रदूषण हमेशा बढ़ता हुआ ही नजर आता है और लगातार यहाँ जो हवाएं हैं यहाँ प्रदूषित नजर आती हैं। इसको कहीं ना कहीं शुद्ध करने में जो पर्यावरण है, पर्यावरण का अहम भूमिका रहती है। अगर कहीं ना कहीं इसी तरीके से लगातार युवा प्रशस्त होते हैं और पर्यावरण को लेकर के लोगों को जागरूक करते हैं और पेड़ों पर विशेष ध्यान देते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो ये नतीजा है प्रदूषण का, ये बदलता हुआ नजर आएगा। जी अखंड। हाँ बिल्कुल अभिषेक, एक बहुत बड़ी समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से देख रहा है और क्लाइमेट चेंज, अप्रत्याशित चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरीके का बिन मौसम बारिश हो रही है, ठंडी पड़ी ही नहीं इस बार, और गर्मी का भी प्रकोप देखिए, गर्मी के मौसम में ही बारिश आ रही है और बहुत तबाही मचा रही है। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। आपको बार बार प्रकृति सचेत कर रही है, लगातार इस तरीके की बीमारियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही है। लेकिन लोग हैं कि पेड़ काटते चले जा रहे हैं, जंगल काटते चले जा रहे हैं। यहाँ क्या ऐसी पैदा हुई कि जंगल में रहने वाले जानवर अब शहर की तरफ कूच कर जा रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा। लोगों की बढ़ती हुई आबादी, लगातार बढ़ता हुआ घनत्व, जंगलों की कटाई, लगातार पेड़ लगाने चाहिए थे तो पेड़ काटते जा रहे हैं। ऐसे में जो पहल उस फाउंडेशन की तरफ से की गई है लोगों को वृक्ष दे करके, अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व पहल है और बहुत ही निर्णायक है। अगर अपने हम सभी लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जिम्मेदारी के साथ साथ हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके वो वृक्षारोपण करे। कहीं ना कहीं क्लाइमेट में अपने सुधार के लिए, आने वाले भविष्य के लिए जरूर अपना योगदान दीजिए। बताइए अभिषेक। जी अखंड, दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, IBC 24 यूपी यूके के जितने दर्शक हमारे इस खबर को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं शपथ लें कि आज का जो दिन है ये हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार का दिन है। आज के दिन हम आप जो है कि पर्यावरण को लेकर के एक सजग होकर के परिवार के साथ मिलकर के एक पेड़ का हिस्सा अपने परिवार को बनाए, पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा समझ करके पेड़ को अपना जीवन समर्पित करें, जिससे कि कहीं ना कहीं समाज को कुछ मिल सके। जिस तरीके से लगातार प्रदूषण से पूरा भारत झेल रहा है, वायु प्रदूषण से लेकर के जल प्रदूषण से लेकर के कई प्रदूषण ऐसे हैं जो भारत में मानव को कहीं ना कहीं अब परेशान करते नजर आ रहे हैं। खासतौर से वायु प्रदूषण जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर पर्यावरण को लेकर के युवा प्रशस्त होते हैं और यहाँ के सारे लोग अगर एकजुट होकर के ध्यान देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है और उनके साथ साथ आज पर्यावरण दिवस भी है। तो खास तौर से दो अच्छे पहलू है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश से जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी आज शपथ लें कि बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ आज एक संकल्प ले, उनके जन्मदिन पे एक पेड़ एक परिवार के नाम जरूर रखें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा और आने वाले जो आपकी पीढ़ी है
उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। हम भी उसको किसी परेशानी और किसी दुविधा में डाल करके नहीं जाएंगे, इसलिए इस तरीके की शपथ लेना बहुत जरूरी है। और ये संकल्प है, इस संकल्प के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए कि हर परिवार के हर एक व्यक्ति से एक पेड़ जरूर लगवाएं और इस प्रकृति को आने वाले संकट से जरूर बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श बताइए। आज यहाँ पर अश्वित फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ उत्तर प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी यहाँ पर जो आई हुई है और इस सम्मेलन का जो है शुभारंभ कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है और आज हम उनसे कुछ बात करेंगे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जी से। जी सवाल करेगा आपके सामने। मैम तो मैम ये हम अभी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी ने इस चैनल का शुभारंभ किया है, जो 17 साल के बाद इसका शुभारंभ हुआ है। उसको लेकर आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? लोग मना रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है और अतिथि फाउंडेशन का ये कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम में आप यहाँ पे उपस्थित होकर के चाहे जो कि आपकी बालिका हो रही है तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी आपके। आज मेरी बात और आप जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा को लेकर उन्होंने क्या योगदान देना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के अनेकों प्रतिमान हासिल किए हैं। आपके जो कि अमिताभ जी की सरकार बनने के बाद उसका बहुत बेहतर है। आज उत्तर प्रदेश जो कि मारू राज्य थी, आज उत्तर प्रदेश हमारा आगे बढ़ता हुआ राज्य है। शिक्षा व्यवस्थाएं बहुत बेहतर की है। आज हमारे यहाँ नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं और आज उत्तर प्रदेश कहाँ तो अखंड जी हमारे साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी, अगर आप सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। जी हाँ जी। माननीय मंत्री, आज सीएम योगी का जन्मदिन है और आज प्राण प्रतिष्ठा जो राम दरबार है, आज उसका एक अनुष्ठान है, उसको संपन्न कराया जा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या नगरी के कायाकल्प की जो इबारत लिखी है सीएम योगी के द्वारा आज हरदोई में आप हैं। हरदोई के लिए भी बहुत सारी डिमांड की जाती है, वहां के विकास के लिए क्या कुछ प्रदेश सरकार कर रही है, इसको लेकर के भी जरा कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है आपके माध्यम से बहुत तो सपना हमने देखा था वो सपना साकार होते दिख रहा है। चाहे हमारे विश्वास का, आस्था का हो या विकास का हो। आपने बात की हरदोई जनपद की, तो हरदोई जनपद में भी हमको अनेक प्रतिमान हासिल किए हैं। हमारे यहाँ शिक्षण कॉलेज बना है, आज शिक्षा की व्यवस्था है। जहाँ पे पुल की आवश्यकता थी वहाँ पे बड़े बड़े पुल बन गए हैं, जहाँ पे सड़कों की आवश्यकता थी वहाँ पे सड़कें बन गई है। तो उसका स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। हरदोई जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास की दिशा में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आईबीसी के साथ जुड़ने के लिए। आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा हमारे दर्शकों ने सुना है और ये यकीन जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार आप जैसे नेताओं के माध्यम से, मंत्री के माध्यम से लगातार प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं जनता को इसका लाभ मिलेगा और हरदोई वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर दीजिए एसपी सिंह। अनम्यूट तो भी। हेलो अखंड, बताइए बताइए एसपी सिंह, बताइए। कह रहे हैं गंगा दशहरा के अवसर पर ये गोमती नदी सुल्तानपुर से सट के बहती रहती है और यही सीताकुंड धाम मशहूर धाम है, प्राचीन काल से इसकी महत्वता है। यहाँ पे जो है गंगा दशहरा के उस पे काफी लोग कभी श्रद्धालु आके स्नान कर रहे हैं। आगे यहीं से लम्हुआ तहसील के अंतर्गत आता है धोपाप, जो रामायण काल में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आके धोपाप में जब लंका से लंकापति रावण को वध करके जब आए थे
तो अपना यहीं आके लास्ट में स्नान करके तब ये अयोध्या वनगमन, जब इनका समय पूरा हुआ था तो फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे। और यहीं धोपाप काफी चर्चित धाम है, प्राचीन धाम है। यहाँ कल की डेट में कल की डेट में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मौजूदगी में वहाँ निरीक्षण किया गया और जहाँ जहाँ भी स्नान हो रहे हैं, घाट बनाए गए हैं गोमती घाट पे, वहाँ शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जगह जगह जो है निरीक्षण हो रहे हैं। और दूसरी खबर ये है, सुल्तानपुर में जिनके नाम से तालाब का पट्टा है उनका जो है परमिशन खनन विभाग दे नहीं रहा है और जो अराजक तत्व हैं, भूमाफिया हैं, वो अपना सेटिंग गेटिंग का मामला करके, थाने से अपना सेटिंग गेटिंग करके रातों रात जेसीबी चलती रहती है, मिट्टी के खनन होता रहता है। शासन प्रशासन मौन बना हुआ है, खबरें चलती रहती हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री का आदेश है कि पूर्णतया हम खनन को रोक दिए हैं, कहीं भी खनन नहीं हो रहा है, लेकिन खनन चरम सीमा पे है। सुल्तानपुर के चारों तरफ जो है अवैध खनन जो है देखने को मिलता है। रातों रात ये चलते हैं, रात में इनका समय काल रहता है, अवैध खनन चल रहा है, मीडिया को इस बात की जानकारी है, वहाँ के अधिकारियों को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है कि अवैध खनन चल रहा है। क्या उनकी मिली भगत है? सेटिंग और गेटिंग की बात आप कर रहे हैं, अवैध खनन इस तरीके से चल रहा है, लोगों के पास चीज की जानकारी है, तो कम से कम वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी इस बात की जानकारी है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते लोग? कुणवार थाना अंतर्गत आता है, इधर आपका और गोमती का कतार भी है, और इधर आपका ले लीजिए सदर तहसील से आप उधर निकलेंगे, आप जो है सदर तहसील के अंतर्गत भी आता है, उसी तहसील के अंतर्गत भी खनन होते रहते हैं। उधर आपका भदैया ब्लॉक पड़ता है, भदैया ब्लॉक भी जो है गोमती नदी को छूता हुआ ब्लॉक है। खनन के खिलाफ लगातार सीएम योगी बात करते रहे हैं, लेकिन क्या अधिकारी उनकी इस बात पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं क्या कि अगर अवैध खनन को लेकर के वो लगातार अधिकारियों को निर्देशित करते रहे कि अवैध खनन की कार्रवाई ना हो और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए? दिन में खनन नहीं होता, ये रात सेटिंग गेटिंग का मामला रहता है। दिन और रात से क्या मतलब? पुलिस दिन और रात के लिए नहीं बनी है एसपी सिंह जी, ये बात तो कम से कम उन अधिकारियों को समझनी चाहिए कि पुलिस तो 24 घंटे के लिए है, जो अधिकारी है उसी को उनको तैनात किया गया है कि उस पर लगाम लगाए और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। कि दिन और रात क्या होता है कि दिन में काम नहीं होता, रात में होता, तो अवैध खनन अवैध इसीलिए बोला गया है कि अवैध तरीके से किया जा रहा है, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में चोरी छिपे से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, इसलिए खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए उनको। थाना प्रशासन अपना सेटिंग गेटिंग का मामला बनाए रहता है, अपनी सेटिंग से कह रहे हैं भैया अपना आप होते रहिए, और वही जिनकी मिट्टी रहती है उसका परमिशन खनन विभाग भी नहीं देता है, बेचारे वो दौड़ते रहते हैं फाइल लेके, कहीं भी ऐसा मैटर आए आगे चल के। आप जिम्मेदार अधिकारी से पूछेगा एसपी सिंह कि आखिरकार इस तरीके से जो लोग हैं जिनके खेतों से मिट्टी जा रही है वो फाइल लेके अगर दौड़ रहे हैं, अगर ऐसी बातें हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे क्या वहां पर? अगर ये सारी घटना घट रही है, अवैध खनन हो रहा है, लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं, तो आप तक भी पहुंचती होंगी। अगर किसी की सेटिंग और गेटिंग है तो कम से कम इसका खुलासा कीजिए ना, इसीलिए तो आपको बैठाया गया वहां पर। कम से कम इस चीज के जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो कम से कम आगे आइए। संचालक जो होते हैं, भट्टा संचालक भी होते हैं, रातों रात अपना मिट्टी डंप कर लेते हैं, उसे सब पताई भी करते हैं। कुणवार थाना अंतर्गत काफी भट्टों के ऐसे हैं कि रातों रात खनन होता है, मिट्टी अपना एकत्रित करते रहते हैं, उसी से अपना दिन में पताई होती रहती है। मतलब आप समझिए एकदम चरम पे है। पूछेगा जो ये खनन अधिकारी हैं, कम से कम जिनके कंधों पर जिले की जिम्मेदारी है, उनसे पूछेगा कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं सामने कि अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, खनन माफिया लगातार सेटिंग और गेटिंग जुगाड़ लगा करके या चोरी छिपे रात के अंधेरे में इस तरीके से खनन की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ अगर कोई आपको जानकारी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और नहीं है अगर जानकारी तो कम से कम अपना कोई भी जो सूत्र है, खुफिया सूत्र है, खुफिया तंत्र है, उसको लगाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए आपका। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।